हेलो एंड वेलकम टू सीबीएसई दोस्त चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन स्टूडेंट्स या स्कूल्स के लिए आते हैं उसके बारे में हम अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए, आज का अपडेट है अवेयरनेस फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025। तो डेट शीट आप सभी को मिल चुकी है। डेट शीट के अकॉर्डिंग ये जो एग्जाम्स है अब बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। तो बोर्ड ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है और अवेयरनेस के लिए स्टूडेंट्स के अंदर यूएफएम, अनफेयर मीन्स केसेस और कुछ ऐसी गतिविधियां जो एग्जाम में होती है उसको कंट्रोल करने के लिए या तो अवॉइड करने के लिए स्टूडेंट्स कभी कभी जानबूझकर या तो फिर कभी अनजाने में ऐसी कोई एक्टिविटी कर देते हैं, तो उसकी वजह से उनको मुश्किल न हो या आगे कोई दिक्कत का सामना करना न पड़े, इसके चलते ये अवेयरनेस नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आइए पूरा जो अवेयरनेस है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्या क्या चीजें आपको बोर्ड एग्जाम्स में ले जानी है, क्या क्या चीजें आपको एग्जाम रूम में अलाउड है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम्स की अगर जनरल बात करें तो इस साल क्लास 10 और क्लास 12, ये 10वीं और 12वीं कक्षा के जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो 44 लाख स्टूडेंट्स तकरीबन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ये एग्जाम्स होने वाले हैं 204 सब्जेक्ट्स के लिए, दोनों 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा को मिला करके, और स्टार्टिंग हो रहा है इसका 15 फरवरी से। तो इसके बारे में आप पूरे अवगत होंगे, आपको पूरी जानकारी होगी। अनफेयर मीन्स रूल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए यहाँ पे जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एग्जामिनेशन एथिक्स। तो एथिक्स हमारे हमेशा से हाई होने चाहिए। तो एग्जामिनेशन के भी कुछ एथिक्स बोर्ड के द्वारा यहाँ पे एग्जाम बायलॉज जो होते हैं उसमें भी बताए गए हैं, तो उसको फॉलो करना होगा आपको, और स्कूल्स को ये सारी चीजें उनको इन्फॉर्म करनी है, ऐसा इस बार बताया गया है। तो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी उनके एडमिट कार्ड में दिए गए होंगे। अभी तक आपके पास एडमिट कार्ड नहीं आया है तो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, और कुछ एडिशनल चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। ऑल द स्कूल्स नीड्स टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स एंड स्प्रेड अवेयरनेस, और इसके बारे में स्कूल को भी उनको स्टूडेंट्स को अच्छे से अवगत कराना है और अच्छे से अवेयरनेस के लिए उनको एनकरेज करना है। तो स्कूल्स क्या करेंगे इसमें वो पहले बात करते हैं। तो मेक स्टूडेंट्स टू रीड यूएफएम गाइडलाइंस। तो जो भी अनफेयर मीन्स के जो पूरे गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस अच्छे से, ध्यान से और थॉरोली पढ़े। मेक देम अवेयर दैट पेनल्टीज कैन बी इम्पोज। तो अगर ये फॉलो नहीं होता है, कुछ दिक्कतें हैं, तो पेनल्टी इसमें लग सकती है, तो उसके बारे में उनको ब्रीफिंग कराना होगा। स्टूडेंट्स को दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो भी एग्जाम के दौरान अलग अलग टाइप्स के जो र्यूमर्स आते हैं उससे भी स्टूडेंट को बचना होगा। या तो उनको खुद किसी भी ऐसे टाइप के र्यूमर्स को नहीं फैलाना है या उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इससे बचे या इससे दूर रहे, वही बेटर रहेगा कि र्यूमर्स, आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी एग्जाम की या कुछ ऐसी चीजें होगी, मेरी चैनल पे आपको पूरा अपडेट मिलेगा। आप यहाँ पर अपडेट जान सकते हैं। पूरा जो फेयर और पूरा जो सही अपडेट होगा वही मैं मेरे चैनल पे आपको दूंगा। तो ब्रीफ पेरेंट्स अबाउट एग्जामिनेशन एथिक्स, और पेरेंट्स को भी एग्जामिनेशन एथिक्स के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब कोई चीज होती है या कुछ ऐसा सिचुएशन खड़ा होता है तब पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमें पता नहीं था। तो इस बार पेरेंट्स को भी इसके बारे में पता करना होगा। पेरेंट्स को भी ये जो गाइडलाइंस है वो पूरी पढ़नी होगी। रिमाइंड स्टूडेंट्स टू नॉट टू कैरी बार्ड आइटम्स। तो जो भी आइटम्स यहाँ पे बताया गया है कि एग्जाम रूम में अलाउड नहीं है, एग्जामिनेशन सेंटर पे अलाउड नहीं है, तो वो टोटली इनको नहीं ले जानी है। तो वो एक बार चेकलिस्ट आप तैयार करके रख सकते हैं और उसी चेकलिस्ट के हिसाब से आप चलिए। उसके बाद है कि जो भी ऑफिशियल्स एग्जामिनेशन ड्यूटी पे है उसकी पूरी लिस्ट जो भी सेंटर होगा उसको देनी होगी, या तो जहां पर से बच्चे एग्जाम देने जाने वाले हैं वहां उस स्कूल में भी वो सर्कुलेट कर देनी चाहिए। तो वो पूरा मतलब जो भी ऑफिशियल्स है उनके बारे में उनको पता चले कि कौन कौन से टीचर्स या कौन कौन से ऑफिशियल्स है जो एग्जाम ड्यूटी पे है, उनको वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। दूसरा, स्कूल के बारे में लिखा है कि सीसीटीवी पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। तो हर क्लासरूम में और प्रोमिनेंट प्लेसेस जो भी होंगे स्कूल के, वहां हर जगह सीसीटीवी मॉनिटरिंग रहेगा और सीसीटीवी अच्छे से वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। सारे रूम में तो सीसीटीवी होना ही चाहिए, और ये सारी चीजें जो भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होंगे
उनके द्वारा भी मॉनिटर की जाएगी, या तो वो जो जहां रहेंगे उनको भी उसके द्वारा अवगत किया कराया जाएगा। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और सेंटर सुपरिटेंडेंट जो भी होंगे वो उसमें पूरा एक बार चेक करेंगे। इस बार एक नया प्रोविजन इन्होंने ऐड किया है मोबाइल के बारे में, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या गैजेट जो भी आप ले जाते हैं उसके बारे में। अगर किसी भी स्टूडेंट से ये पाया जाएगा या कुछ किसी भी तरह की एक्टिविटी दिखेगी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, जैसे कि मोबाइल एक एग्जांपल दिया है, लेकिन इसके अलावा कोई भी डिवाइस अगर आपके पास से निकलता है एग्जाम के दौरान, या तो फिर आप कोई रूमर्स फैलाते हुए नजर आएंगे या पकड़े जाएंगे, या ऐसी कोई स्थिति होगी जो एग्जाम कंडक्शन को यहाँ पे हैम्पर करेगी, या एग्जाम जो चल रहा है उसको कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, तो इसके लिए यहाँ पे एक प्रावधान रखा है, कैंसलेशन ऑफ करंट एज वेल एज नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन इन फुल सब्जेक्ट्स। तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम इस साल और आने वाले साल दोनों साल में कैंसल हो जाएंगे, और उसके बाद जो भी आपको दिख रहा है तो पूरे सब्जेक्ट के एग्जाम्स आपको उसके बाद में देने पड़ेंगे। तो इन दोनों में से आप कहीं पर भी ना आए, तो ये न्यू प्रोविजन इस बार अनफेयर मीन्स में ऐड किया गया है, तो ध्यान रखें और सावधान रहे। ऐसी कोई चीज गलती से भी आपके पास नहीं होनी चाहिए, तो अगर होगी तो नुकसान होगा। तो इसीलिए ऐसी कोई चीज अगर आपको ले जानी पड़ रही है या कुछ ऐसा है, तो सेंटर में एंटर होने से पहले अच्छे से अपने आप को चेक कर लीजिए। कुछ परमिटेड आइटम्स की बात करते हैं। तो परमिटेड आइटम सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड एंड स्कूल आईडी कार्ड आपको लेना होगा। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट है, प्राइवेट कैंडिडेट है, तो जो भी प्राइवेट कैंडिडेट होंगे उनको एडमिट कार्ड और कोई भी गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो अपने पास रखना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड तो स्टूडेंट्स का होता नहीं है, लेकिन कोई और ऐसा गवर्नमेंट का जो इश्यूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो अपने पास रख सकते हैं। स्टेशनरी आइटम्स में आपको सबसे पहले ट्रांसपेरेंट पाउच ये चाहिए, पाउच एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जियोमेट्री पेंसिल बॉक्स जो भी आपको चाहिए वो ले जा सकते हैं। ब्लू रॉयल ब्लू इंक बॉल पॉइंट जेल पेन, तो यहां सिर्फ लिखा है कि ब्लू, तो ब्लू पेन आपके पास होने चाहिए और सही मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में भी अगर किसी से मांगेंगे या कुछ करेंगे तो वो भी थोड़ा सा अनफेयर मीन्स माना जाता है। तो एग्जाम में किसी से किसी भी प्रकार की बात नहीं करनी है। आपको जो स्टेशनरी आइटम्स यहाँ पे बताए गए हैं वो सभी आप ले जाएं, तो आपको किसी से भी कोई कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्केल, राइटिंग पैड अगर चाहिए, इरेजर चाहिए, ये सारी चीजें आपको ले जानी होगी। उसके बाद है एनालॉग वॉच, तो वॉच अलाउड है लेकिन स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, उसको जरूर ध्यान में रखें। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जो भी आप ले जाएंगे वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उसके अलावा मेट्रो कार्ड, बस पास, मनी, पैसा जो है आपको जरूरत पड़ रही है तो उतना ही ले जाए, ज्यादा पैसे नहीं ले जाए, क्योंकि कभी अगर खो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो आपको फालतू का स्ट्रेस देंगे। तो एग्जाम में जाने से पहले अगर कहीं कुछ मिस हो गया तो इस वजह से आप परेशानी में आएंगे और वो एग्जाम आपका ठीक नहीं जाएगा। तो इसलिए ये जो मनी है वो आपको जितनी जरूरत है, या तो फिर आपको अगर कोई छोड़ने आता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से कोई नहीं आ पाता है, आप अकेले एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखें कि बिन जरूरी या तो आपको जितनी जरूरत है उतने ही पैसे अपने पास रखें। तो इतनी चीजें आपको ले जानी है। जो चीजें नहीं ले जानी है उसका भी एक चेकलिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनी स्टेशनरी आइटम सच एज टेक्सचुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन, आपके पास अगर कहीं पर भी एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी रिटन मटेरियल, टेक्सचुअल मटेरियल पाया जाता है, हैंड रिटन मटेरियल पाया जाता है, बिट्स ऑफ पेपर्स, किसी भी प्रकार का पेपर का चीट या तो छोटा सा टुकड़ा भी अगर आपके पास है, कैलकुलेटर्स, तो कैलकुलेटर्स यहाँ पे अलाउड किए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी, तो जिनको डायस्कैल्कुलिया है उनको ही परमिट किया है। तो जो सीबीएसई का सर्कुलर है, यहाँ नंबर आप देख पा रहे होंगे, सर्कुलर का जो नंबर है वो नंबर आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो उस नंबर में जो है उतनी ही चीजें उन पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अलाउ की गई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है सर्कुलर का नंबर, तो इसी नंबर के हिसाब से आपको अगर ये सर्कुलर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। 20/1/2020 को ये सर्कुलर सर्कुलेट हुआ था, तो इसमें जो जो प्रावधान दिए गए उसके अकॉर्डिंग वो ले जा सकते हैं, बाकी के किसी भी स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं होगा। एंड आर प्रोवाइडेड बाय द
प्रोवाइडेड द सेम बाय एग्जाम सेंटर, और ये भी है कि अलाउड है, तो स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी यूज कैलकुलेटर एज पर द सर्कुलर नंबर, तो उनको भी अलाउड तो नहीं है, एग्जाम सेंटर प्रोवाइड करेगा, ऐसा यहाँ लिखा है, तो सॉरी फॉर दैट। तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको देगा, तो उनको भी ले जाना नहीं है, मतलब कैलकुलेटर किसी को भी ले जाना नहीं है। पेन ड्राइव्स, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, ये सारी चीजें जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेंटर द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके बाद एनी कम्युनिकेशन डिवाइस सच एज मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, कैमरा, इनमें से कोई भी चीज अलाउड नहीं है। उसके अलावा कोई वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, पाउचेस, ये सारी चीजें भी अलाउड नहीं है। एनी ईटेबल आइटम, कोई भी खाने की चीज, यहाँ पे एक चीज है कि कुछ लोगों को अगर शुगर का या ब्लड प्रेशर का या डायबिटिक स्टूडेंट्स है तो उनके लिए अलग रूल्स बनाए हैं, तो उनको जो बताया गया है उतनी चीजें वो ले जाते हैं, उससे ज्यादा कोई चीजें अलाउड नहीं होती। तो पैक्ड या ओपन किसी भी प्रकार का फूड आपको अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन रूम में। एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स, इसके अलावा जो भी अनफेयर मीन्स में आ सकती है ऐसी किसी भी प्रकार की कोई चीज वस्तु आपको अलाउड नहीं होगी। सॉरी, यूज ऑफ द अबव सिमिलर आइटम्स विल बी ट्रीट अंडर द अनफेयर मीन्स, इनमें से अगर कोई भी चीज एग्जाम सेंटर के अंदर आपके पास से मिलती है, आपके पास पाई जाती है, तो आपको अनफेयर मीन्स के तहत उसका जो भी पनिशमेंट होगा वो आपको मिल सकता है। तो आप जरूर ध्यान रखें, इतनी चीजों का जो लिस्ट है वो बना ले कि ये चीजें गलती से भी आपके किसी भी बिलोंगिंग्स में नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट है ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड तो सिंपल है कि जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल यूनिफॉर्म में ही एग्जाम देने जाना है, और जो प्राइवेट स्टूडेंट होंगे, प्राइवेट कैंडिडेट्स जो है, उनके लिए लाइट क्लोथ्स है, तो लाइट क्लोथ्स वो पहन के जाएंगे। तो ड्रेस कोड काफी सिंपल और सीधी बात है। तो रेगुलर स्टूडेंट है तो स्कूल यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज लाइट क्लोथ्स होगा। अब अनफेयर मीन्स गाइडलाइन के बारे में यहाँ बताया कि क्या क्या हो सकता है। तो अगर आपके पास किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर मिलता है तो ये कैटेगरी 1 में आएगा। इसके लिए क्या क्या पेनल्टीज है वो हम इसके बाद वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कोई भी रिटर्न मटेरियल, क्वेश्चन हो या आंसर हो या कुछ भी चीज जो आपको बोर्ड एग्जाम में इश्यू नहीं की जाती, बोर्ड एग्जाम के द्वारा नहीं दी जाती, उसके अलावा कुछ भी निकलता है तो वो भी कैटेगरी 1 में आएगा। टीयरिंग एनी पेज ऑफ द आंसर बुक एंड सप्लीमेंट्री, आप अगर आपके आंसर बुक या सप्लीमेंट्री के किसी भी पार्ट को फाड़ते हैं या तो आपके पास फटी हुई आती है तो आप इन्विजिलेटर जो भी होंगे, सुपरिटेंडेंट जो भी होंगे, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। अगर आपसे फटा हुआ है तो आप यहाँ पे दिक्कत में आएंगे। तो जरूर ध्यान रखें कि किसी भी तरीके का कोई भी पार्ट या तो कोई भी आंसर बुक का, सप्लीमेंट्री का कोई भी पोर्शन आपसे फटना नहीं चाहिए। उसके अलावा आप किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को इशारे से या किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन की कोशिश कर रहे हैं किसी भी पर्सन के साथ अदर देन दूसरे की एग्जामिनेशन स्टाफ, तो उनके अलावा किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की आपकी किसी भी प्रकार की जो बॉडी लैंग्वेज है अगर ये रिप्रेजेंट करती है तो ये भी कैटेगरी 1 में आएगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर में इसका बहुत ध्यान रखें। उसके बाद कोई भी कॉपिंग मटेरियल जैसे आपके पास निकलता है, जैसे हार्ड कॉपी हो किसी भी स्टूडेंट्स के पास जो यूज में नहीं आ रहा है, वैसा भी अगर निकलेगा तो भी ये कैटेगरी 1 माना जाएगा। इसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन के रूल्स है या तो कोई भी बोर्ड द्वारा समय समय पे जो इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस दिए जाते हैं, एसओपीज दिए जाते हैं, वो अगर फॉलो नहीं हुआ है कहीं पर भी एग्जामिनेशन रिलेटेड, तो वहां पर भी आपको कैटेगरी 1 में माना जाएगा। अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं तो इसका क्या हो सकता है पेनल्टी, वो बात करते हैं। तो पेनल्टी के तौर पे ये एक्शंस लिए जाएंगे। सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाएगा। तो जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा अगर कैटेगरी 1 में आप पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कैंसिल किया जाएगा तो फिर क्या होगा, तो ये है कि आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाएगा कि नहीं, वो एक बार वहां पे जो जिस प्रकार का केस होगा उसके ऊपर आधार रखेगा। तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ये है।
उसके अलावा बेनिफिट ऑफ डाउट कभी कभी आपको मिल जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज यहाँ पे है, मैं मानता हूं अगर आप ऐसी चीज करते हैं तो। पर ऐसा करना ही नहीं तो हमें कोई भी बेनिफिट लेना ही नहीं है ऐसे डाउट बाउट का, तो वो जरूर ध्यान रखें। तो उस स्टूडेंट में क्या होगा कि अगर कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो उनको ही ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा। और ये सारी चीजें आपके पास जो भी आपके रूम में इन्विजिलेटर होंगे उनकी सबसे पहली रिपोर्ट जाएगी। तो वो रिपोर्ट अगर करेंगे और रिपोर्ट हो जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए आप जरूर सावधानी बरतें। चलिए कैटेगरी 2 की बात करते हैं। तो किसी भी टाइप का फोटो या तो अपलोडिंग ऑफ फैब्रिकेटेड फोटोग्राफ ऑन एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड पे कोई भी चीज दूसरे किसी भी टाइप का फोटो या कुछ भी आपको स्टिक नहीं करना है, कुछ भी पेस्ट नहीं करना है। इसमें अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मिल गए तो कैटेगरी 2 में आप कंसीडर हो जाएंगे। उसके अलावा कोई भी चीज आपने लिखी है उसको आप इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन आंसर बुक पे जो दिया है उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी रिपोर्ट जो भी इन्विजिलेटर या चेकिंग स्टाफ होंगे, इवेल्यूटर्स होंगे, उनके द्वारा अगर ध्यान में आती है तो उस टाइम में भी वो कैटेगरी 2 में माना जाएगा। उसके अलावा किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन आंसर शीट पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये भी कैटेगरी 2 है। दूसरा कैटेगरी 2 में है कोई भी कॉपिंग मटेरियल आपके पास से मिलेगा या आपने यूज किया है या यूज नहीं किया है तो वो भी है, तो वो भी कैटेगरी 2 में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ आपने किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन किया या जो इन्विजिलेटर होंगे आपके रूम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसा अगर पाया गया तो ये भी कैटेगरी 2 है। उसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को अगर आप हेल्प करते हैं मेल प्रैक्टिसेस करने में या किसी भी तरीके का सपोर्ट करते हैं, जैसे हमें होता है ना कि भाई सपोर्ट करे, तो सपोर्ट करते हैं तो वो भी एग्जामिनेशन में कैटेगरी 2 में आता है। किसी भी प्रकार का असिस्टेंस आप किसी को प्रोवाइड करते हैं, अदर स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, और किसी भी टाइप का अटेम्प्ट आप कर रहे हैं वैसी चीज करने का, और अगर रिपोर्ट हुआ तो इसमें भी आपको दिक्कतें होगी, कैटेगरी 2 में ये आ जाएगा। उसके अलावा आप किसी से मदद ले रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली और किसी भी टाइप का अटेम्प्ट होगा तो ये भी यहाँ पे इसी कैटेगरी में आएगा। तो अगर आप कैटेगरी 2 में कहीं पर पे आपसे कुछ हो गया कुछ है तो कैटेगरी 2 के लिए प्रावधान है, तो ऐसी कोई चीज करे ही नहीं, हम सिर्फ एग्जाम लिखने जाते हैं, पेपर मिला एग्जाम लिखे शांति से, फिर अपना काम खत्म करके शांति से जो भी करना है वहां पे फिनिश करके आ जाए। तो इसमें भी कैंसलेशन ऑफ करंट एग्जामिनेशन है, तो जो भी सब्जेक्ट का होगा वो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद इनका एग्जाम जो है वो नेक्स्ट ईयर लिया जाएगा। तो कैटेगरी 2 में आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना पड़ेगा, तो ये चीज है, तो जरूर ध्यान रखें। उसके बाद है कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 होता है कि टेकिंग अवे द आंसर बुक। आंसर बुक आप एग्जाम रूम से बाहर लेके आ गए, सबमिट नहीं किया या कोई चीज आपके पास रह गई, तो ये काफी ध्यान देने वाला पॉइंट है, तो आप गलती से भी इसको लेके ना जाए रूम के बाहर। स्मगलिंग आउट क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, सप्लीमेंट्री और पार्ट देयरऑफ, तो किसी भी टाइप का इसका पार्ट अगर आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, सप्लीमेंट्री को, तो वो भी इसमें माना जाएगा कैटेगरी 3 में। उसके अलावा आप जो भी स्टाफ है या तो कोई भी ऑन ड्यूटी होंगे लोग, उनके साथ अगर मिसबिहेव करते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं या किसी भी टाइप का थ्रेटनिंग करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैटेगरी 3। उसके अलावा किसी भी प्रकार का वायोलेंस या तो एग्जामिनेशन टाइम में, एग्जामिनेशन बाद सेंटर के ऊपर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं, अगर रिपोर्ट होता है तो भी ये आपके लिए कैटेगरी 3 माना जाएगा। और फोर्सफुली एंट्री कहीं लेना चाह रहे हैं, किसी भी स्टाफ को आप परेशान करके अंदर जाना चाहते हैं या ऐसी कोई चीज कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे कैटेगरी 3 में आता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर में जो भी ऑफिशियल्स ड्यूटी पे है उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वेट करें और उस हिसाब से आप फॉलो करके जाएं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कैटेगरी 3 के लिए। इसमें सीधे एक्शन इस तरीके से होगा कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल होगा, नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सॉरी, थोड़ा कफ का इश्यू है तो आपको परेशानी थोड़ी बहुत होती होगी। Shall have to take the examination in all subjects, और कैटेगरी 3 में अगर आया तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम भी बाद में देने पड़ सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज में आप इन्वॉल्व ना हो उसका भी जरूर ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें यहां पे आपको ध्यान में रखनी है कैटेगरी 3 के लिए।
चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी 4 क्या है? तो इम्पर्सोनेशन, पेइंग, प्लेसिंग, मेकिंग समवन एल्स टू राइट एग्जामिनेशन। किसी और को आप फोर्स कर रहे हैं लिखने के लिए या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं कि कोई और आपके लिए लिखे, तो ये कैटेगरी 4 है। किसी भी टाइप का कोई भी चीज आप अपलोड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल है, वो सही है या गलत है सोशल मीडिया पे, तो वो भी यहां पर एविडेंस अगर है तो ये कैटेगरी 4 में आएगा। उसके अलावा किसी भी अथॉरिटी को आप अप्रोच कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ एग्जाम, सॉलिसिटिंग अनऑथोराइज प्रिविलेज, क्या तो आप कोई ऐसी टाइप का एक्टिविटी आप करते हैं कि किसी भी प्रकार के जो भी लोग ड्यूटी में शामिल हैं उनके साथ, तो भी कैटेगरी 4 में आएगा। टेकिंग लीगल कोर्स, कहीं पे आप अगर लीगल एडवाइस या ऐसी कुछ लेते हैं जो अदर और एनी अदर मीन्स टू इन्फ्लुएंस सीबीएसई फॉर गेनिंग एडवांटेज लेने के लिए अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लीगल जो भी धाराएं होती है, कुछ चीजें होती है, अगर उसका हम कभी कभी होता है ना कि हम ये करते हैं, तो भी ये यहाँ पे कैटेगरी 4 में आएगा। और कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे कैटेगरी 4 में आएगा। इस केस में क्या हो सकता है? तो इस केस में आपको ये हो सकता है आपका एग्जाम तो कैंसिल हो ही जाएगा और नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए हो जाएगा अगर आप कैटेगरी 4 में कहीं पर कोई चीज पाई जाती है, और ये एग्जामिनेशन सारे सब्जेक्ट का कैंसिल हो जाएगा और 3 साल के लिए पूरा कैंसिल किया जाएगा। तो 3 साल के लिए घर बैठना जो हम पहले से बोल रहे हैं, तो ये इन सब केसेस में आएगा। तो 3 साल तक आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद कैटेगरी 5, तो कोई भी लैंग्वेज आप आंसर शीट में जो लैंग्वेज सपोर्टेड है उसके अलावा लिखते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है कैटेगरी 5 में। उसके अलावा कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं आंसर बुक में जो थ्रेटनिंग लैंग्वेज टाइप हो और इवेल्यूएटर को ऐसा मालूम पड़ता है कि आपने ऐसा चीज किया है, जैसे कि कोई अपील किया है कुछ चीजें, जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कुछ चीजें लिखते हैं कि माय मदर्स हेल्थ इज नॉट वेल, फादर्स हेल्थ इज नॉट वेल, ये हो गया है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये वो, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, कैटेगरी 5 में आता है। अगर रिपोर्ट किया जाता है तो आप दिक्कत में आएंगे, तो इसका जरूर ध्यान रखें। तो ऐसी कोई चीज नहीं लिखनी है। तो ये यहाँ पे इस लैंग्वेज की बात की गई है। यूजिंग लैंग्वेज थ्रेट ऑफ हार्म टू वनसेल्फ इन द आंसर बुक, ये देखिए खुद को भी उससे आप ऐसी कोई चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तो विदाउट एनी अपील या कोई चीज आप ऐसी कर रहे हैं तो वो भी कैटेगरी 5 में आएगी। इसके अलावा यूज ऑफ एनी अदर इंक, किसी भी टाइप का दूसरा इंक आप यूज कर रहे हैं, और पेंसिल फॉर राइटिंग आंसर्स इन द आंसर बुक, तो पेंसिल भी यूज नहीं करना है ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो आंसर्स राइट करने के लिए आप पेंसिल भी अगर यूज करते हैं तो भी कैटेगरी 5 में आ रहा है, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। हाँ, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मेरे ख्याल से पेंसिल ही बेटर रहेगा क्योंकि आपको बार बार उसको करना पड़ता है, इरेज करना पड़ता है, तो आई थिंक सो उसके लिए डायग्राम के लिए। लेकिन आंसर जहां लिखना है टेक्स्ट वहां पे ब्लू पेन ही यूज करना होगा। हैविंग एनक्लोज अटैच अ करेंसी नोट, ये देखिए ये भी कभी कभी पाया गया है। हम इवेल्युएशन में जाते हैं तो कुछ में कभी कभी होता है, लेकिन अभी तो बहुत कम हो गया, कुछ कुछ रेयरली कहीं निकलता है, लेकिन पहले ये ज्यादा होता था। सो ये या तो किसी भी प्रकार का दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट आंसर बुक के अंदर मिलेगा इवेल्युएशन के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे ये भी लिखा है कि इवेल्यूएटर अगर रिपोर्ट करते हैं वहां जो भी एचई होंगे उनको, तो उस टाइम पर भी आपको कैटेगरी 5 के तहत जो एक्शन होगा वो एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा। तो क्या एक्शन है इसके ऊपर? तो काउंसलिंग बाय यूएफएम कमिटी सो दैट सी ही एब्सटेन्स फ्रॉम यूजिंग सच लैंग्वेज इन द आंसर बुक इन द फ्यूचर एग्जामिनेशन। तो पहला ये है। दूसरा है अगर करेंसी नोट्स है तो फोरफिटेड एंड डिपोजिटेड इन बोर्ड्स अकाउंट, जो भी मिलेगा वो बोर्ड अकाउंट में जमा करना होगा। तो ये एक्शन लेने होंगे। तो इसमें तो आपके ऊपर कोई एक्शन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि हो, तो ये स्कूल के लिए है, तो इस तरीके से होगा। तो ये था गाइडलाइन और कुछ एथिक्स, एग्जामिनेशन एथिक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स के, जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं क्लास 10th और 12th के, उन सभी के साथ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। आपके डाउट्स है, आपके क्वेरीज है तो कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आने वाले नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।